सर आप एक बार स्लाइड दिखा दो मोनोपोली वाली, मैं शायद उससे बता पाऊँ आपको। अच्छा, सर आपने मोनोपोली के बारे में ये बता दिया था कि वो किस तरह की मार्केट होती है, और उसका एग्जांपल समझा दिया था। ये सब बता दिया था मैंने, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यस सर। सर एक ही सेलर होता है। सेक्शंस के बारे में बता दिया था। यस सर। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, यस सर। ये सारी चीजें बता दी थी मैंने आपको। चलिए एक बारी और हम रिकॉल कर लेंगे सारा, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, लोग कहाँ रह गए? ये क्वेश्चन है भी आपके? यस सर, क्वेश्चन 8 में गए हैं। क्वेश्चन 8 में गया है, ये मुझसे। Question 8 explain the changes that will take place in the market for a commodity if the prevailing market price less than the equilibrium price. अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो उस पे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। देखने दो आपने क्या एक्सप्लेन किया। ये वाला क्वेश्चन ना, ये आंसर है ना आपका क्वेश्चन? यस सर, यस सर। चेंज द जल्दी जल्दी market for a commodity if the prevailing market price is less than the equilibrium price. The demand for the buyer would increase, correct? Then supply and क्या लिखा है? Supply and even demand emerges, right? सर मैं ना एक मिनट दूसरा एक अच्छे से खोल लेती हूँ, मैंने ये फोटो ली थी ना। ये supply changes लिखा है क्या? Even demand changes. Since the buyer would not be able to buy, then it leads to competition between the buyers and also leading to increase in the market price. Then there would be increase in the price causing fall in the demand and rise in the supply of the commodity because of low supply. This price would eventually rise. Okay. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? इसमें मार्क्स नहीं मिले आपको? नो सर, 8 मार्क दिया मैम ने और 6। अच्छा, असल में इसमें क्या है ना कि आपने ज़्यादा इसमें सिर्फ ये समझाना था कि अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे फिक्स हो जाएगा तो होगा क्या। तो आपने समझाया तो सही, ऊपर वाला पार्ट तो सही है, लेकिन नीचे पता नहीं, नीचे मेरे को भी समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। सर कहाँ से मैं पढ़ दूँ वो वाला? वहाँ से आप शुरू से पढ़ो एक बारी। आप Okay. क्या लिखना चाह रहे हो वैसे मेरे को समझाओ। Okay, सर मैं ये पढ़ के सुना देती हूँ। Changes that will take place in the market for a commodity if the prevailing market price is less than equilibrium price, the demand of the buyers would increase than supply and excess demand emerges. Since the buyers would not be able to buy, then it leads to a competition between the buyers, also leading to increase in market price. Thus, there would be rise in
price, causing fall in demand and rise in supply because of law of supply. This price would eventually rise till a level where market demand becomes equal to market supply and price equilibrium of commodity is attained. ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। मैम ने इसका कोई सोल्यूशन बताया आपको? हाँ जी सर, मैम ने भी इसका एक लड़की का भेजा है, उसका पढ़ो। हाँ। So the buyer इसने okay this puts in so उसने ना एक डायग्राम दिखाया है और उसको भी एक्सप्लेन किया है एंड आई आस्क्ड मैम स्पेसिफिकली कि ये डायग्राम बनाना कंपलसरी था क्या, तो मैम सर नहीं, डायग्राम कंपलसरी नहीं है बिल्कुल और एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं है उसके। अच्छा। So as price increases, quantity demanded will decrease due to decrease in purchasing power of the buyers. This will lead to contrition of constriction of demand. हाँ, okay. As price increases, quantity supplied will increase due to increase in profit margin. This will lead to expansion of supply. The contraction of demand and expansion of supply will occur till the price reaches to the equilibrium price at EO1 to attain equilibrium. सेम ही चीज तो मैम ने भी समझाया है ऑलमोस्ट। आप एक्सप्लेन कर रहे हो वही, बस आप अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग है, अदरवाइज सब कुछ सेम ही है। तो मैं मैम से बात कर सकती हूँ ना, दैट मींस इसके लिए। हाँ कर सकती हैं कि अल्टीमेटली वही हो रहा है ना कि देखो जब प्राइस कम होगा, आपने यही समझाने की कोशिश करी है और मैम का भी आंसर सेम है कि अगर प्राइस कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस से तो उस सिचुएशन में डिमांड ज्यादा क्रिएट हो जाएगी मार्केट में और सप्लाई उतनी होगी नहीं, तो इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। और जब एक्सेस डिमांड होगा तो उसमें बायर्स आपस में compete करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होने लगेगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई सेज। और जब प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी तरफ सप्लाई डिमांड थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगी और ये जो पूरा प्रोसेस है प्राइस के बढ़ने का, सप्लाई के बढ़ने का और डिमांड के घटने का, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा टिल द पॉइंट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यही ऑलमोस्ट आपने भी समझाया है। आपका बहुत एक्यूरेट नहीं, बहुत एक्यूरेटली आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं गंदा एक्सप्लेन किया है कि आपको 1 मार्क मिलना चाहिए उस पर। आई थिंक उस पर 3 मार्क्स तो आपको दे देना चाहिए थे। प्लस अगर हाँ डायग्राम पे काटा है तो डायग्राम पे काटना बनता है। नो सर, डायग्राम क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा ना, तो इसलिए मैंने पूछा मैम वो डायग्राम कहाँ से आया। मैम ने बोला डायग्राम बनाना बिल्कुल कंपल्सरी है। कई दफा हो जाता है, एक बार बात करके देखना, पॉसिबली दे दे मार्क्स। बाकी मेरे हिसाब से ठीक है। चले जी, फिलहाल तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वैसे हमें डिस्पर्शन स्टार्ट करना था, खैर चल रहे हैं आगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें मोनोपोली का। अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। तो मोनोपोली में अभी तक उसको क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, तो मोनोपोली में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बारी फटाफट से करते हैं इसको रिकॉल। मोनोपोली में मैंने आपको बताया था, इट रिफर्स टू अ मार्केट फॉर्म जहाँ पे सेलर बायर्स तो बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लेकिन सेलर एक ही होता है, सिंगल सेलर। ठीक है, और जो भी ये प्रोडक्ट बेचता है वो इतना यूनिक होता है कि इसके जैसा मार्केट में कोई और प्रोडक्ट सेल नहीं करता। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट।
कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका नहीं होगा। और क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक ही फॉर्म है, इसलिए इस फॉर्म को ही, एक ही फॉर्म को हम यहाँ पे इंडस्ट्री कहते हैं। और एक ही फॉर्म का मार्केट की सारी होल्डिंग पे 100% कंट्रोल होता है। 100% होल्डिंग होती है मार्केट की एक ही सेलर के पास। और क्योंकि एक ही सेलर के पास मार्केट की पूरी शेयर होल्डिंग है, इसका मतलब मार्केट पे पूरा कंट्रोल है। 100% कंट्रोल ओवर दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज वेल एज सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, कि वो कितना सेल करेगा और कमोडिटी को किस रेट पे सेल करेगा, ये सब कुछ ये फर्म खुद ही डिसाइड कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे खर्च करना पड़ता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे होने वाला कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में एक ही फॉर्म है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट पे हम तब तक खर्च करेंगे जब तक मार्केट अवेयरनेस क्रिएट ना हो जाए। वंस मार्केट अवेयरनेस इज क्रिएटेड, उसके बाद हमें और ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या बहुत कम भी पैसा खर्च करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसके अलावा हमने बात करी थी कि यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है इंडिविजुअल सेलर का, डिमांड कर्व हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मतलब होता है कि इस मार्केट में भी सेलर को ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, ओनली देन ही विल बी एबल टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। समझ रहे हैं बात? इसका ये मतलब नहीं है कि मोनोपोली है, इट डज नॉट मीन कि एक सेलर जितनी मर्जी प्राइस पे कोई कमोडिटी सेल करना चाहे कर सकता है। इन ऑर्डर टू सेल मोर क्वांटिटी ही विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि इस मार्केट में ऐसा मान लिया जाता है कि सेलर और बायर को बाजार की पूरी जानकारी नहीं है, इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्रेजम्पशन होता है ना कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी प्राइस है, सबकी जानकारी सेलर को भी है, बायर को भी। यहाँ पे मोनोपोली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमने मोनोपोली में डिस्कस किया था। कोई डाउट है नहीं आपको? तो हम लोग चल रहे हैं आगे। अब बात कर लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। क्या हो गया? तो थोड़े ब्लर दिख रहे हैं। प्रॉब्लम है, अच्छा। अभी ठीक है? यस सर। हाँ जी। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट। जैसे परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली कंपटीशन है, वैसे ही मोनोपोलिस्टिक भी मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या इसकी खास बात है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। बायर्स और सेलर्स दोनों ही बहुत बड़ी संख्या में इस मार्केट में होते हैं। और क्योंकि बहुत बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी वजह से हर एक सेलर और बायर का जो इंडिविजुअल शेयर है मार्केट में वो बहुत नॉमिनल रहता है। समझ रहे हैं बात? बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट, ईच इंडिविजुअल बायर एंड सेलर ओनली हैव अ लिटिल कंट्रोल इन द entire market share. So individual shareholding बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, और इतनी कम होती है कि आप कह सकते हो कि अगर हम एक्चुअली किसी का शेयर होल्डिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इट विल बी समथिंग अराउंड लाइक दिस, 0.005 इस तरीके से कैलकुलेट होगा। या लेट्स से किसी का आएगा 1% शेयर होल्डिंग ऑफ द एंटायर मार्केट शेयर, किसी का 0.5%, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं और हर एक इंडिविजुअल का, बायर का या सेलर का मार्केट शेयर होल्डिंग में कोई खास कंट्रोल नहीं होता। अच्छा सर, ये परफेक्ट कंपटीशन से किस तरीके से अलग है? देखिए, यहाँ पे सेलर्स बहुत सारे होते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते।
यहाँ पे काउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। याद करो परफेक्ट कंपटीशन मैंने क्या बताया था आपको कि इतने सारे सेलर्स होते हैं दैट यू वोंट बी एबल टू काउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंसेस और भी और भी चीजों पे बात करेंगे। आगे चल रहे हैं सर। एक तो बात हो गई कितने सेलर्स कितने बायर होते हैं, उनका कंट्रोल क्या होता है। अच्छा सर, कंट्रोल क्यों जरूरी है, कंट्रोल के बारे में डिस्कशन क्यों करते हैं हम। देखिए शेयर होल्डिंग या मार्केट में जो कंट्रोल है ना, उससे तय होता है कि प्राइस डिसाइड करने की अथॉरिटी इनके पास होगी या नहीं होगी। समझ रहे हैं बात। प्राइस डिसाइड करने की अथॉरिटी या सप्लाई मार्केट में कितनी करी जाएगी, सप्लाई चेंज करने की अथॉरिटी या डिमांड चेंज करने की अथॉरिटी किस बात से तय होती है, इसी बात से तय होती है कि एक मार्केट में किसी एक इंडिविजुअल शेयर का, इंडिविजुअल सेलर या बायर का कंट्रोल क्या है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंट्रोल या शेयर होल्डिंग है किसी सेलर के पास, then he will have the authority to decide the price of the commodity. He will have the full control over the supply of the commodity. लेकिन क्योंकि हम परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं और हर एक सेलर का जो कंट्रीब्यूशन है, सॉरी जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है। इसलिए उस शेयर होल्डर के पास कोई अथॉरिटी नहीं आती प्राइस तय करने की। समझ रहे हैं, या ये कह सकते हो कि प्राइस तय करने की अथॉरिटी है भी तो बहुत कम है। क्लियर है पॉइंट। तो प्राइस डिसाइड करना आमतौर पे इनके हाथ में, या कुछ हद तक होता है, कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। वो भी क्यों आता है मैं बताऊंगा आपको। चले आगे बात कर लेते हैं कि सर ये प्रोडक्ट किस तरह का सेल करते हैं। अब याद करो जैसे परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्म किस तरह का प्रोडक्ट सेल करती है। स्पर्श परफेक्ट सर होमोजीनियस। होमोजीनियस। और आपका मोनोपोली में किस तरह का प्रोडक्ट सेल करती है। सर वो तो एक ही प्रोडक्ट होता है उनका खुद का ही। यूनिक प्रोडक्ट होता है ना, यूनिक। यस यूनिक सर। प्रोडक्ट हैविंग नो सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करती है कंपनी। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है सर। देखिए प्रोडक्ट तो दूसरे कंपनी की तरह ही होता है, जो दूसरी फर्म सेल कर रही है वैसा ही प्रोडक्ट होगा, लेकिन किसी ना किसी आधार पे दूसरे वाले प्रोडक्ट बाजार में दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से अलग हो सकता है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है एक किसी प्रोडक्ट की एक ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक जो बाजार में बिकने वाले बाकी प्रोडक्ट से उसको अलग बनाता है। समझ, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हम बात कर लेते हैं बिस्किट की। तो बिस्किट बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं मार्केट में, बताइए कि आपको क्या लगता है कितनी कंपनियां होंगी मार्केट में जो बिस्किट सेल करती होंगी। सर काफी सारी हैं। काफी सारी हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बिस्किट की जो मार्केट है वो किस तरह की मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक है, क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। करेक्ट। यस। ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंपनी बिस्किट सेल कर रही है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इसके अलावा अब मेरे को बताओ सबके बिस्किट क्या एक ही जैसे होते हैं, हर कंपनी का बिस्किट क्या एक जैसा होता है। आंसर इज नो। सेगमेंट वाइज सब एक ही चीज सेल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रोडक्ट वाइज सब एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, बहुत सारी फॉर्म एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील कर रही है, दैट इज बिस्किट में डील कर रही है। लेकिन सारी कंपनी का बिस्किट एक जैसा नहीं होता, हर फॉर्म का, हर कंपनी का बिस्किट आपको अलग नजर आएगा। समझ आ रही है ना बात। जैसे किस मामले में अलग नजर आएगा, अब देख लो, उनकी पैकेजिंग के मामले में अलग हो सकता है वो, या उनके टेस्ट के हिसाब से अलग हो सकता है वो, उनका डिजाइन भी कई दफा अलग होता है। क्लियर है पॉइंट। और भी चीजें हो सकती हैं जिसके आधार पर आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर्स जो हैं, लेकिन सारे सेलर एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, मिलता जुलता है, सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड होता है इन कैरेक्टर। डिफरेंशिएटेड मतलब कि मिलता जुलता तो है, लेकिन किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से अगर हम बात करें कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बताइए, इंडियन मार्केट के हिसाब से बताइए कि इंडियन मार्केट में बताओ कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लैपटॉप सेल करती है। टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी हु सेल्स लैपटॉप इन द इंडियन मार्केट, बताइए। डेल। डेल है, HP, एचपी है, और बताओ। एप्पल। एप्पल। एप्पल, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का खुद का होता है कोई?
माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, लैपटॉप में तो डील नहीं करता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। आसूस का सुना होगा आपने, अब तो MI भी आ गया यस सर। है ना, और लेनोवो और सोनी, और कोई है सोचो। और मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा फिलहाल, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं, अभी तो फिलहाल जहन में नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है जो लैपटॉप में डील करती है। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो लैपटॉप बनाते हैं, इसका मतलब इंडिया की जो लैपटॉप की मार्केट है वो किस तरह की मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक है, यस और नो? बताओ, मोनोपोलिस्टिक हुई ना, क्योंकि यस बहुत सारी फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन दी मार्केट, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, एक तो है नहीं सर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। अच्छा अब ये बताइए कि ये सब किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, लैपटॉप में, तो प्रोडक्ट वाइज तो सेम है ना सब, सेगमेंट जिस सेगमेंट में डील कर रहे हैं वो सेगमेंट सबका सेम है, एवरी कंपनी इज डीलिंग इन द सेम सेगमेंट, लेकिन प्रोडक्ट हर मामले में सेम है क्या उनका? लैपटॉप बना रहे हैं लेकिन लैपटॉप, एक कंपनी का लैपटॉप एग्जैक्टली दूसरे कंपनी जैसा है, आंसर इज नो। फिर किस मामले में अलग है सर? बहुत सारे चीजें हैं जिसके आधार पर आप अलग कर सकते हो, जैसे डिजाइन सारे लैपटॉप का अलग होता है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, जैसे किसी में हार्ड डिस्क का स्पेस जो है, हार्ड डिस्क जो है वो अलग है, स्पेसिफिकेशन, हाँ, प्रोसेसर के बेसिस पे अलग है, और क्या हो सकता है, साइज, उनका साइज अलग हो सकता है। तो एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाजार में बिकने वाले दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखा सकती है, किस आधार पर? डिजाइन पे, प्रोसेस डिजाइन के आधार पे, प्रोसेसर के आधार पे, साइज के आधार पे, ऑडियो क्वालिटी के आधार पे, और इनफैक्ट लोगो के आधार पे, लोगो डिजाइन जो उनका वो होता है ना, जैसे एप्पल का लोगो है, HP का लोगो है और डेल का लोगो है, तो इस आधार पे भी वो अपने प्रोडक्ट को बाजार में बिकने वाले दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बताइए, समझ आई बात? यस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है वो सेगमेंट वाइज सेम है लेकिन डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो यही रीजन है क्योंकि उनका प्रोडक्ट बाजार में बिकने वाले दूसरे प्रोडक्ट जैसा एकदम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो दिस गिव्स द अथॉरिटी, दिस गिव्स अ फर्म अ लिटिल अथॉरिटी टू चार्ज डिफरेंट प्राइस। वो अपना प्राइस तय कर सकते हैं कुछ हद तक, प्राइस पे कंट्रोल है उनका, लेकिन 100% नहीं है, सिर्फ पार्शियल कंट्रोल है, पार्शियल कंट्रोल। जैसे आप देखो, बिस्किट बनाने वाली कितनी सारी कंपनी है इंडिया में काम करती हैं, ठीक है, और हर बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट का रेट खुद डिसाइड कर सकती है, लेकिन आमतौर पे आपने देखा होगा कि रेट एक कंपनी, जैसे लेट्स से ए कंपनी कोई बिस्किट बना रही है और बी कंपनी कोई बिस्किट बना रही है, दोनों बिस्किट बना रहे हैं, लेकिन आमतौर पे अच्छा दोनों कंपनी के पास अथॉरिटी है कि अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की हो सकता है, इनका साइज अलग हो, टेस्ट अलग हो, उसकी बेसिस पे दोनों कंपनीज अलग पैसा चार्ज कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पे ना बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं दिखेगा आपको इनके रेट में। ऐसा नहीं है कि एक 10 रुपये चार्ज कर रहा है तो एक सीधा 100 रुपये चार्ज करेगा, सेम तकरीबन सेम सेगमेंट वाले बिस्किट के लिए, समझ रहे हो? उसके नियर नियर अराउंड ही होगा, मतलब जैसे अगर एक 10 का है तो वो 15 का होगा, हो सकता है 20 का हो, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा। इसका मतलब ये कि कंपनीज का प्राइस पे कंट्रोल तो होता है, लेकिन ऐसा कंट्रोल नहीं है कि वो मनमानी कीमत वसूल सकता है। उनको बाजार में दूसरे प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं ना उनको भी देखना पड़ेगा कि भाई बाजार में दूसरे सेलर इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट किस रेट पे सेल कर रहे हैं। समझ आ रही है बात सबको? यस सर। Yes, sir. और क्योंकि अब खुद ही सोचो, प्राइस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है लेकिन बाजार को भी देखना है कि भाई मार्केट में किस रेट पे लोग सेल कर रहे हैं, इसलिए होता क्या है ना कि अगर हम कहें कि भाई ज्यादा सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सेल करने के लिए प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर हम ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं तो प्राइस हमें रिड्यूस करना, अगर हम प्राइस रिड्यूस करेंगे ना तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी प्राइस कम करके हम डिमांड बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी हम प्राइस रिड्यूस करके डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी देखो, जहां जहां हम प्राइस रिड्यूस करके डिमांड बढ़ा सकते हैं ना वहां पे डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम प्राइस डिक्रीज करके डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा।
बताइए अनवी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब आ जाते हैं कि सर एक बात बताओ, इस मार्केट में हमें एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना ही नहीं करना? देखिए बार बार ना हम सिमिलर चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं, आप नोटिस करो। हमने परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में जो बातें डिस्कस करी थी उन्हीं पॉइंट्स पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। हमने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की बात करी थी वहां पे, आंसर इज यस, यहाँ पे भी करिए। क्या वहां पे हमने शेयर होल्डिंग के बारे में बात करी थी? आंसर इज यस, यहाँ पे भी करिए। क्या वहां पे हमने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया था? आंसर इज यस, किया था सर। क्या वहां पे हमने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के बारे में डिस्कशन किया था? किया था, यहाँ भी करेंगे। क्या हमने वहां पे डिमांड कर्व के बारे में डिस्कशन किया? आंसर इज यस, यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन सेम है, याद रखिए। अगर आपको याद रहेगा ना तो आपके लिए रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा। पॉइंट ऑफ डिस्कशन सेम है, बस मार्केट के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को। जैसे जब बायर एंड सेलर की बात करते हैं, मोनोपोली में हमने कहा एक ही सेलर, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर, न्यूमरस, इतने ज्यादा कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्टिक में काउंटेबल है, बहुत सारे हैं लेकिन काउंटेबल है। शेयर होल्डिंग कैसी होती है? शेयर होल्डिंग सर यहाँ पे मतलब बहुत कम होती है। शेयर होल्डिंग हर एक इंडिविजुअल सेलर के पास बहुत कम कंट्रोल होता है। मोनोपोली में 100% होता है, मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन में ना के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही हम आ जाते हैं कि सर एडवर्टाइजमेंट का बताइए, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताइए आपको क्या लगता है, इस मार्केट में सेलर्स को एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। Yes. क्या रीजन है अनवी? So because सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए, so that buyers can get attracted to their own share product. अच्छा बुरे की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हमें लगता है। तो अनलेस एंड अनटिल आप एडवर्टाइज नहीं करोगे तो कस्टमर को आपके उस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कैसे पता चलेगा? लेट्स से आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम ना एक बिस्किट की कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर है भाई, बिस्किट की कंपनी जब आप बनाओगे तो आपको बाजार में जो दूसरी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं ऑलरेडी, उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनसे कॉम्पीट करेंगे आप किस आधार पे? जब पब्लिक को पता होगा कि भाई आपके प्रोडक्ट में क्या, आपकी प्रोडक्ट की क्या स्पेशलिटी है, क्या डिफरेंट आप ऑफर कर रहे हैं। उस डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो एडवर्टाइजमेंट की दो वजह होती है। पहली वजह तो आपने बता दी मुझे कि सर हमें ना हमारे प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक है उसको प्रमोट करना है। तो डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करने के लिए तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कॉलगेट का ऐड देखा है, याद भी होगा इनफैक्ट। कॉलगेट वाले क्या बोलते हैं, आपके टूथपेस्ट में नमक है, सुना है आपने? वो क्या कर रहे हैं? Yes. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमारे टूथपेस्ट में नमक है। और अगर लेट्स से कि अगर कॉलगेट ने ऐड नहीं किया होता, ये नहीं बताया होता ऐड करके कि भाई हमारे प्रोडक्ट में नमक है, तो आपको कैसे पता लगता, कस्टमर को कैसे पता लगता कि ये कॉलगेट एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें उन्होंने नमक ऐड किया है या कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है? पता ही नहीं लगता। तो एडवर्टाइजमेंट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जरूरी हो जाता है, इसलिए ताकि आप कस्टमर को अपने डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्म कर सको। समझ आई बात? इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है सर? दूसरा रीजन ये है, मार्केट एग्जिस्टेंस के लिए भी, हम मार्केट में बने रहने के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर मार्केट में कोई चीज दिखेगी तो ही बिकेगी। सेम ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं ताकि हम बाजार में दिखते रहें और हमारा प्रोडक्ट बिकता रहे। तो एडवर्टाइजमेंट के दो कारण, डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करना, ठीक है, इसके अलावा अपनी जो ओवरऑल एग्जिस्टेंस है मार्केट में बना के रखना, प्लस अपना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उसको बढ़ाना। शेयर होल्डिंग कहना तो सही नहीं होगा, मार्केट शेयर मतलब कि कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए भी हम ऐसा करते हैं, मार्केट शेयर। समझे ना? बार बार अगर आप प्रमोट करेंगे अपने आप को तो आपकी जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो इंप्रूव होगी, वो बढ़ेगी। क्यों सर मार्केट शेयर कैसे बढ़ जाएगा? मार्केट शेयर का मतलब है कि आपको जितने लोग जानते हैं ना उतना ज्यादा मार्केट शेयर है आपका। लेट्स से आपका पहले कस्टमर बेस इतना था, आप ऐड करोगे तो आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा।
और ऐड करोगे तो आपका कस्टमर बेस और ज़्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात? तो कंपनीज यहाँ पे ऐड करती हैं 2 वजह से, क्योंकि अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करना है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, प्लस कंपनी को अपना शेयर होल्डिंग भी, मतलब मार्केट शेयर भी बढ़ाना है। लेट्स से पहले कंपनी की शेयर होल्डिंग थी सिर्फ मान लो इतनी 20% थी, पूरे मार्केट में सिर्फ 20% हिस्सेदारी इनकी थी, लेकिन इन्होंने प्रमोट किया अपने प्रोडक्ट को, एडवर्टाइज किया बहुत ज़्यादा, तो कहाँ पहुँच गया, लेट्स से उसकी शेयर होल्डिंग हो गई 35%, फिर और ज़्यादा प्रमोट करते रहे ये, तो अब प्रमोशन के बाद कहाँ चली गई, इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ के हो गई 60%। समझ रहे हैं बात? कोई ऐसी चीज़ आपको याद है जिसको आप एक्चुअली परचेज तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपको बार बार वो दिखता है इसलिए आपको याद है कि हाँ वो प्रोडक्ट है बाजार में, आपको खरीदना नहीं है वो, लेकिन क्योंकि आप देखते रहते हैं बार बार, तो वो चीज़ मार्केट में, मतलब उसका जो ओवरऑल शेयर है ना वो बढ़ता रहता है। कोई एक ऐसी कंपनी बता सकते हैं कि जिसका बहुत रेगुलर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं लेकिन उसका प्रोडक्ट यूज नहीं करते? एनी आइडिया? कोई एक कंपनी बता सकते हो आप? सो ऐसे तो किसी भी लाइक साबुन या शैम्पू की कंपनी ले लो, बस हम नहीं यूज करते सारे। जैसे लक्स। लक्स ऐड करता है ना, अब मैं भी यूज नहीं करता लक्स, हमारे घर में कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन हमें पता है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत से लोग इसको परचेज नहीं करते लेकिन उनको पता है। इसका मतलब ये कैसे पता चला? एडवर्टाइज करने से। इसका मतलब एडवर्टाइज करने से उनकी जो मार्केट अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। मार्केट अवेयरनेस बढ़ेगी, इसका मतलब मार्केट उनका बढ़ रहा है, लोग पहचान रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने उसके बारे में सुना, जैसे बायजूस के बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा, है ना। बायजूस क्या ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आपने उसके बारे में सुना लेकिन आप उसकी क्लास नहीं कर रहे हो, लेकिन बार बार बायजूस ऐड करता है तो उससे उसका प्रमोशन हो रहा है ना, उससे मार्केट अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, उसका साइज बड़ा हो रहा है। समझ रहे हैं बात? इसके Yes. अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं यार, जैसे लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल मैं पिज़्ज़ा परचेज नहीं करता, पिज़्ज़ा नहीं खाता, लेकिन मुझे पता है डोमिनोज कोई है, कोई कंपनी है। कैसे पता? एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? मार्केट शेयर बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कंपनीज हैं उनको आपस में एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? लगातार एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है ना मार्केट में जो एक जैसा प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट सेल करती हैं। इतना सिमिलर है कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से इजीली सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर कॉलगेट परचेज करते हो, लेकिन मान लीजिए कॉलगेट अवेलेबल नहीं है किसी दुकान पे, तो आप क्या करेंगे? आप जाके पेप्सोडेंट भी परचेज करोगे, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सेगमेंट वाइज दोनों सेम ही है, कॉलगेट और पेप्सोडेंट एक दूसरे का सब्सटीट्यूट हैं। और कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट छोड़ के कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज कर ले ये कस्टमर, इसलिए अपने प्रोडक्ट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को वो प्रमोट करते रहते हैं ताकि अवेयरनेस बनी रहे और हमारा मार्केट शेयर भी ग्रो होता रहे। समझ आया स्पर्श और अनवी? Yes sir, समझ आ रहा है। यस। ठीक, आगे चलते हैं जरा। देखिए, monopolistic competition is a type of imperfect competition. Monopolistic is a form of market where there are large number of buyers and sellers, and all the seller present in the market are selling similar but differentiated product. प्रोडक्ट तो वो सिमिलर सेल कर रहा है लेकिन डिफरेंशिएटेड है किसी ना किसी मामले में। अब वो डिफरेंशिएशन किसी भी आधार पे हो सकता है। Firm present in the monopolistic competition has partial control over the price of the commodity. और वो पार्शियल कंट्रोल भी कैसे आ रहा है? पार्शियल कंट्रोल आ रहा है उनके डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। समझ रहे हैं? इस वजह से, किस वजह से आ रहा है? देखो, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं और हर सेलर का इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग मार्केट में बहुत नॉमिनल है, ना के बराबर है, फिर भी उनका प्राइस पे कंट्रोल कैसे हो गया? मैंने क्या बताया था, जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और पार्शियल आपका मार्केट शेयर होल्डिंग पे बहुत ज्यादा कंट्रोल ना हो अगर, तो आपकी अथॉरिटी प्राइस और सप्लाई पे भी नहीं रहेगी। लेकिन फिर यहाँ पे प्राइस पे अथॉरिटी कैसे आ रही है? वो आ रही है प्रोडक्ट के डिफरेंट होने की वजह से। आपका प्रोडक्ट बाजार में बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले एग्जैक्टली सेम नहीं है, अलग है किसी ना किसी मामले में थोड़ा बहुत।
इसलिए आपको वो अथॉरिटी मिल रही है कि आप अलग कीमत चार्ज कर सकते हैं, और एकदम एकदम बाजार से हटके कोई कीमत डिसाइड नहीं कर सकते, आपको उसके आसपास ही रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप देखो ना, इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, कितनी सारी कंपनीज है जो बाइक्स बनाती हैं, करेक्ट। और आप देखो बाइक बनाने वाली कंपनी जो है, जो भी बाइक को सेल कर, सेगमेंट वाइज तो सब बाइक ही बना रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज तो सबका प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, किसी का माइलेज अलग है, किसी का इंजन अलग है, किसी में कोई और स्पेशल फीचर है, और इसी स्पेशल फीचर के बेसिस पे वो अलग अलग कीमत चार्ज करते हैं अपने बाइकों के लिए। लेकिन आप देखिए कभी एकदम जमीन आसमान का फर्क नजर नहीं आएगा। अगर 100 सीसी या 125 सीसी की कोई बाइक आप लोगे, तो उसमें 10-20 हज़ार रुपये का फर्क, 30 हज़ार रुपये का फर्क नजर आ सकता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। और वो भी 20-30 हज़ार रुपये का जो फर्क नजर आ रहा है ना आपको, वो सिर्फ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कंपनी चार्ज कर रही है, समझ रहे हैं? इंजन अच्छा होगा, माइलेज अच्छा होगा, या कुछ और रीजन होगा, इस वजह से। और एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बाइक लेट्स से 80 हज़ार रुपये की मिल रही है, तो एक बाइक सेम इंजन कैपेसिटी की लेट्स से 125 सीसी की वो 2.5 लाख रुपए की मिलेगी, ऐसा आमतौर पे नहीं होता। ठीक है, वो प्राइस पे उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने मर्जी से कुछ भी प्राइस फिक्स कर देंगे और उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे लोग। आगे चलते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें दोनों के फीचर आपको नजर आते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का भी कुछ फीचर है इसके अंदर, मोनोपोली का भी कोई फीचर है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन वाला कैरेक्टरिस्टिक है इसका। मोनोपोली वाला क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मोनोपोली वाला कैरेक्टरिस्टिक है प्राइस पे पार्शियल कंट्रोल। हालांकि वहां पे फुल कंट्रोल होता है, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है, क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है थोड़ा बहुत। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मोनोपोली के बेसिस पे मिला है, समझ रहे हैं? इसीलिए हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को क्या कहते हैं? इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ मार्केट। इट इज अ हाइब्रिड ऑफ परफेक्ट एंड दी मोनोपोली मार्केट। दोनों का मिला जुला मिश्रण है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट के नजर आएंगे आपको इसमें, कुछ मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक नजर आते हैं। बताइए स्पर्श और इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं। फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वैसे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं फीचर्स, लेकिन देख लेते हैं। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स under the monopolistic market, situation of buyers and sellers is very large. Under monopolistic competition, number of buyers are so large that an individual firm has very small proportion of the entire market share. जैसे ये आपको एक ये पाई चार्ट बना के दिया है ना, पीसी सेल समरी, कि मार्केट में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर सेल हो रहे हैं, उसमें कॉम्पैक्ट, पैकर्ड बेल, एप्पल, IBM, डेल, हैवलेट पैकर्ड, ये सब ये कितने क्या इनका सेल्स है मार्केट के अंदर। तो आप देखो जैसे कॉम्पैक्ट का अच्छा खासा शेयर है, पैकर्ड बेल का अच्छा खासा शेयर है, एप्पल का भी ठीक ठाक शेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में डोमिनेंस है किसी एक की। सबके पास मार्केट की ठीक ठाक होल्डिंग है, थोड़ा ही सही, और किसी के पास भी मार्केट का 100% या बहुत मेजॉरिटी शेयर नहीं। In this type of market, no individual consumer has any control over the price of the commodity. आगे आते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। इस बाजार की खासियत ये भी है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, एक कंपनी का प्रोडक्ट बाजार में बिकने वाले दूसरे प्रोडक्ट के तुलना में अलग हो सकता है। प्रोडक्ट और सेगमेंट वाइज सेम होगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वाइज अलग हो सकता है। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज also a distinctive characteristic of a monopolistic competition. Product differentiation refers to that characteristic of a product which differentiate a product with the other goods which are being sold in the market. Product differentiation किसी प्रोडक्ट का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो उस प्रोडक्ट को बाजार में बिकने वाले दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में अलग बनाता है, समझ रहे हैं? जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है ना, आप मेरे से पूछोगे सर इस मोबाइल फोन और बाजार में दूसरे मोबाइल फोन को आप कंपेयर करो और मेरे को आप बताओ कि इसमें क्या डिफरेंस है, आपके प्रोडक्ट में और बाजार में बिकने वाले दूसरे प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, किस मामले में अलग है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस काउंट करवा सकता हूँ ना मैं आपको। मैं कह सकता हूँ कैमरे के आधार पे ये अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा फोन अच्छा है या बुरा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा फोन जो है वो बाजार में दूसरे फोन से मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ उसके कैमरे के बेसिस पे। मेरे फोन में लेट्स से 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, बाजार में जो दूसरा फोन मिल रहा है उसमें
लेट्स से 20 मेगापिक्सल है या 64 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। स्क्रीन साइज जो है उसके बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं बैटरी जो इसमें यूज हुई है कितने mAh की है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। बैकअप कितना फोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चार्जर कितनी कितनी जल्दी चार्ज हो जाता है, प्रोसेसर, ये सारे फीचर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे मैं अपने फोन को अलग दिखा सकता हूँ। ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है बाजार में बाकी बिकने वाले प्रोडक्ट की तुलना में। तो ये सब डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक कहलाएंगे। अब एक प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कैसे कैसे कर सकते हो, उसके ट्रेडमार्क के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे एप्पल का ट्रेडमार्क है ना एप्पल, फिर MI का आपने देखा होगा MI वो लिखते हैं, फिर हर कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क है। उसके बेसिस पे जैसे आप वो ट्रेडमार्क देखते हैं ना, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो अच्छा 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 ये तो एप्पल है। आप जैसे ही देखते हैं कहीं लिखा हुआ HP, आप कहीं देख लोगे किसी चीज पे MI, तो आप यू विल आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंपनी, यू विल आइडेंटिफाई द ब्रांड ऑफ द कंपनी। तो ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, क्वालिटी, साइज, क्वांटिटी, इन सब बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, क्वालिटी के बेसिस पे भी, क्वांटिटी के बेसिस पे भी, ठीक है। अब आगे आते हैं इस प्रोडक्ट, इस बाजार में सेलिंग कॉस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे करना पड़ता है। अंडर दिस स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, अ फर्म हैज टू इनकर सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट in order to bring awareness about the differentiated feature और quality of the product। अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट पे, समझ रहे हैं। The other purpose of incurring the advertisement cost is to enhance market share। एक तो ये पर्पस हो गया कि अपने प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर को हमें प्रमोट करना है, नंबर 1। दूसरी वजह ये है कि अपनी जो ओवरऑल मार्केट शेयर है उसको भी हम इंक्रीज करना चाहते हैं लगातार ऐड करके। जब हम लगातार ऐड करेंगे तो हमारा ओवरऑल मार्केट शेयर भी इनहैंस हो जाएगा, इसलिए भी हम ऐड करते हैं। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोलिस्टिक का कि यहाँ पे आमतौर पे प्राइस बेसिस कंपटीशन को कंपनीज अवॉइड करती हैं। आमतौर पे प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन को अवॉइड करती है। कोई बता सकता है मेरे को उसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन भी व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्राइस कंपटीशन? सर कि वो प्राइस में कंपटीशन ही रखते हैं, मतलब सेम प्राइस रखते हैं। सेम तो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, सेम नहीं, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया ना, प्राइस तो अलग अलग हो सकता है। So maybe जो वो लोग दिखाते हो advertisements में and all, उसके अंदर they don't consider price as a very important characteristic for the buyers। ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए ये बात तो आपको समझ आ रहा है कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं तो एक दूसरे को आपस में कॉम्पीट तो करना ही पड़ेगा। एक कंपनी दूसरे कंपनी की तुलना में ज़्यादा सेल्स करना चाहेगी, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगी। लेकिन आमतौर पे प्राइस बेसिस कंपटीशन को अवॉइड किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन होता ही नहीं है, होता है। कंपनीज प्राइस के बेसिस पे कॉम्पीट कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन करेंगे ना तो हमारा अपना नुकसान है, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब देखो मार्केट में बिस्किट बनाने वाली जो कंपनीज है ना, उन्होंने जो प्राइस एक बार फिक्स कर दिया, आमतौर पे उसी प्राइस पे वो लोग मार्केट में compete करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर गुड्डे 10 रुपए का सेल कर रहा है, अब कोई दूसरा प्रोडक्ट आता है बाजार में, लेट्स से बटर बेक आता है, तो वो सेम साइज का बिस्किट जो है वो 8 रुपए में देगा या 5 रुपए में देगा, ऐसा नहीं होता। सेम साइज का बिस्किट वो तकरीबन उसकी प्राइसिंग भी तकरीबन वो सेम रखेंगे, या अगर लेट्स से उन्होंने 15 रख दी तो वो 15 ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको 14 कर दिया, फिर 12 कर दिया, फिर 10 कर दिया। ना ही गुड्डे ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने कभी देखा होगा 10 वाले प्रोडक्ट की कीमत जो है वो 9 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए कर दे, नहीं होता। प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन अवॉइड। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऐसा करके कंपनीज का अपना नुकसान है। वो प्राइस बेसिस कंपटीशन के चक्कर में अगर पड़ गया ना तो इसका कोई एंड नहीं है, आपस में कॉम्पीट करके वो अपना नुकसान करेंगे बस, और कुछ नहीं। इसलिए कंपनीज कहती हैं प्राइस बेसिस कंपटीशन में नहीं पड़ना है, एक दूसरे से कम्पीट तो करना है, लेकिन
प्राइस के बेसिस पे मत करो, क्योंकि प्राइस बेसिस कंपटीशन से अपना ही मार्जिन कम होगा, कस्टमर का फायदा होगा। तो ये प्राइस बेसिस कंपटीशन को आम तौर पे अवॉइड करते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आम तौर पे अवॉइड, इट डज नॉट मीन के हमेशा अवॉइड करते हैं, आम तौर पे जनरली कोशिश करते हैं प्राइस कंपटीशन की नौबत ना आए। तो फिर सर ये कैसे कॉम्पीट करते हैं? ये कॉम्पीट करते हैं इन चीजों के आधार पर, बेहतर सर्विसेज देके, आफ्टर सेल सर्विसेज, बेहतर एडवर्टाइजमेंट एक दूसरे, जैसे आप देखो कोक और पेप्सी कॉम्पिटिटर है एक दूसरे का, लेकिन आपने देखा है कि कभी आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं प्राइस बेसिस पे, कि कोक जो है अगर 35 की वो कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहा है तो ये आ जाएगा 32 में सेल करना शुरू कर देगा। नहीं नहीं, प्राइस को अवॉइड करते हैं। क्या करेंगे फिर? ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऑफर दे दे कि भाई प्राइस हमारा सेम रहेगा, हम आपको 100 ml ज्यादा देंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई और ऑफर दे दे, एक के साथ एक फ्री दे दे। समझ रहे हैं बात? तो वो कोई ऑफर दे सकते हैं, या बेहतर एडवर्टाइजमेंट करके आपस में कंपीट कर लेते हैं, बेहतर सेल सर्विसेज देंगे कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करो, हम आपको इतने टाइम की वारंटी देते हैं या इतने टाइम की सर्विसेज फ्री देंगे। इस तरीके से कंपनी आपस में compete करना पसंद करती है रेदर देन प्राइस बेसिस कंपटीशन, क्योंकि उसमें उनको बहुत झमेला लगता है कि अगर प्राइस बेसिस कंपटीशन एक बार पड़ गए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल है और अपना ही नुकसान करते चले जाएंगे। तो प्राइस बेसिस कंपटीशन को अवॉइड किया जाता है। बताइए स्पर्श अनवी, इज दिस क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को? सो क्लियर है। Yes. चलिए एक और पॉइंट है इसमें कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एंटर या एग्जिट करने पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सेम ही चीज है यहाँ पे भी, कि यहाँ पे भी एंटर या एग्जिट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या बहुत बहुत नॉमिनल रिस्ट्रिक्शंस है, ना के बराबर रिस्ट्रिक्शन। मतलब कोई भी कंपनी मार्केट में एंटर कर सकती है, कोई भी कंपनी मार्केट से एग्जिट कर सकती है जब भी उनको प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट नजर आता है तो वो एंटर करेंगे, लॉस होने लगेगा तो वो एग्जिट कर लेंगे। दिस इज इट। तो यहाँ पे किसी के आने या जाने पे कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। एनी इंडिविजुअल सेलर कैन एंटर द मार्केट एनी टाइम कंसिडरिंग दी by looking at the profit of the market, और जब उसको लॉस नजर आएगा he may leave the market anytime। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत हो सकती है, लाइसेंस, पेटेंट राइट या कॉपीराइट को लेके, लेकिन बहुत मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। और रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो ना कि कितने सारे सेलर्स हैं इस मार्केट में। बहुत सारे सेलर्स हैं। देखिए जहां भी सेलर्स बहुत ज्यादा है उसका एक ही लॉजिक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तभी तो सेलर ज्यादा है। अगर रिस्ट्रिक्शन होते, जैसे मोनोपोली में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और रिस्ट्रिक्शन की वजह से ही वहां पर कितना सेलर है? एक ही सेलर है। लेकिन आप याद करो परफेक्ट कंपटीशन में कितने सेलर्स थे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। वहां पर रिस्ट्रिक्शन बताया था कि आपको? नहीं सर, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो जहां सेलर ज्यादा है उसी से आइडिया लग जाता है कि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की तुलना में मोनोपोलिस्टिक में कम सेलर्स होते हैं ना, उसकी तुलना में यहाँ पे कम सेलर है परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले, तो आप कह सकते हैं कि उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। लाइसेंस को लेकर रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, पेटेंट राइट को लेकर हो सकती है, कॉपीराइट को लेकर हो सकती है। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस कुछ हद तक अप्लाई करी जा सकती हैं। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो बायर्स या सेलर्स होते हैं उनको बाजार की पूरी जानकारी नहीं है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। और ये तो बहुत ऑब्वियस ही है। आप खुद ही इमेजिन करो ना कि मार्केट में इतनी सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं, एक दूसरे से सबका प्रोडक्ट अलग है। अब लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल मैं रियलमी यूज कर रहा हूँ, रियलमी मोबाइल फोन है मेरे पास, तो मुझे रियलमी के फीचर्स के बारे में तो पता हो सकता है, लेकिन एप्पल के फीचर, एप्पल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सारी जानकारी ये पॉसिबल नहीं है। चलो एप्पल का है भी तो बाजार में बिकने वाले जैसे दूसरे फोन है, सैमसंग है, MI है, और जो दूसरे डिवाइसेस हैं, ओप्पो है, वीवो है, उन सब की जानकारी रखना पॉसिबल है क्या? मेरे लिए आंसर इज नो। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप एक दो चीज की जानकारी रख सकते हो ना, बाजार में जितने प्रोडक्ट हो सबकी जानकारी आपको नहीं हो सकती। बाजार में इतनी सारी कंपनीज जो बिस्किट बनाती है, क्या मुझे सबकी जानकारी होगी? नहीं। तो ये पॉसिबल, ये बहुत मतलब कह सकते हो कि रियलिस्टिक फीचर है इस मार्केट का, कि यहाँ पे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती, ना सेलर को ना ही बायर को। बताइए, इज दिस क्लियर? यस सर।
Yes. ठीक है, तो काम करते हैं, डिमांड कर्व के बारे में आज नहीं कर रहे हैं, डिमांड कर्व के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। वैसे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, डिमांड कर्व इसका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है कि ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए इस फॉर्म को भी क्या करना पड़ता है, प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। और जहां भी फर्म को ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है, वहां पे फर्म का जो डिमांड कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मोनोपोली में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दोनों में फर्क क्या है, अगर दोनों जगह डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों में फर्क ये है कि मोनोपोलिस्टिक में बहुत कम इलास्टिक होता है डिमांड, कम इलास्टिक का वहां पे देखो ऑप्शन नहीं होता ना कस्टमर के पास, कि अगर प्राइस बढ़ता भी है तो भी कस्टमर के पास एक ही ऑप्शन है, प्राइस घटता है तो भी कस्टमर के पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि प्राइस घटने और बढ़ने पे कस्टमर के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो प्राइस बढ़े या घटे एक ही कमोडिटी परचेज करेगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता, अगर गुड्डे ने प्राइस बढ़ा दिया लेट्स से, तो आपके पास दूसरे बाजार में और प्रोडक्ट हैं जिस पे आप शिफ्ट हो सकते हो। कॉलगेट ने प्राइस बढ़ा दिया तो आप कोई और से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। हीरो होंडा अगर परचेज बढ़ा देता है तो बाइक और भी बाइक्स हैं मार्केट में जिसकी डिमांड हम कर सकते हैं, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ना वो हाईली इलास्टिक होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन हाईली इलास्टिक होगा। बताइए अनवी और स्पर्श, इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलिए इस पे हम थोड़ी बहुत और बात करेंगे अगली क्लास में, वैसे तो ये खत्म ही हो गया, 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं मोनोपोलिस्टिक के, 7 हमने कर लिया। अगली क्लास में एक और मार्केट है ओलिगोपोली, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर नाइशा क्लास अटेंड करेंगे तो हम फिर डिस्कशन करेंगे क्योंकि उनका एग्जाम है तो हमें वो वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, और अगर नहीं आती तो फिर हम ओलिगोपोली कंप्लीट करके चैप्टर खत्म कर देंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए फिर आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है अनवी स्पर्श, एनी डाउट्स? Yes, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम, बाय। No doubt. Bye, sir. Sir, wo marks also increased to 22. Like 19 आ रहे थे 22. बात कर लिया अपने मैम से?